ये विधानसभा है उसके सभी माननीय सदस्यगणों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस सफल कार्यक्रम में के लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी का, मीडिया के सभी साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपका बहुत सहयोग हमेशा मिलता है और इस बार भी आपका सहयोग पूर्ण रूप से रहा। ये प्रबोधन कार्यक्रम ये हमने अभी 15वीं विधानसभा में ये तीसरा प्रबोधन कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने 1 दिवसीय शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी नवनिर्वाचित सदस्यगणों के लिए रखा था। उसके बाद जनवरी महीने में हमने हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन रखा था, जो लोकसभा के सहयोग से जो उनकी एक संस्था है प्राइड, जो न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और उसी प्राइड संस्था के माध्यम से हमने अभी 2 दिवसीय जो प्रबोधन कार्यक्रम फिर से जो सदस्यगणों के लिए रखा है वो एक सफल कार्यक्रम रहा है और निश्चित रूप से सभी सदस्यगणों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और विशेष रूप से वो इस 2 दिवसीय सेशन के उद्घाटन सत्र में खुद रहे। 3.5 घंटे उन्होंने समय यहाँ पर दिया और उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ इस प्रबोधन कार्यक्रम की जो विशेषता रही है, जो पहले के ट्रेनिंग सेशन जो सारे देश के अंदर होते हैं, जिनका मैंने भी अध्ययन पिछले दिनों में किया है, उसमें हर विषय के एक्सपर्ट्स आते थे, परंतु इस बार हमने हर विषय के एक्सपर्ट्स के नाते न केवल अधिकारी जो लोकसभा के सीनियर अधिकारी थे, बल्कि हमने साथ साथ ऐसे सभी अनुभवी लेजिस्लेटर्स को बुलाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ साथ इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में राज्यसभा के हमारे डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश जी भी इसमें शामिल हुए। उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, डॉक्टर सत्यपाल जी और 4 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि लोकसभा के एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो उस नाते से ये प्रबोधन कार्यक्रम एक ऐसे अनुभवी लोगों द्वारा अलग अलग विषयों पर जो चर्चा की गई, एक व्यवहारिक ज्ञान और एक उनका एक लंबा जो अनुभव था, उससे हमारे सदस्यगणों को वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। और इसमें जो विषय लिए गए, उन विषयों में एक अच्छा विधायक कैसे बने, विधायक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधायक का आचरण कैसा, एक जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो विधान मंडलों के जो एक डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रश्न हैं चाहे नोटिसेस हैं, उनकी पूरी जानकारी और उसके माध्यम से कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की जिसको आत्मा बोलते हैं, जो हमारी कमेटीज हैं, इनको भविष्य में और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो विधानसभा सदन के माध्यम से कार्य करती है, उसके अलावा वर्ष भर विधानसभा की कमेटीज काम करती हैं, जिनके माध्यम से सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखी जाती है। सरकार के को जो बजट विधानसभा पास करके देती है, वो बजट सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, उसको भी चेक समितियां ही करती हैं।
इसके साथ साथ भारतीय संसद और हरियाणा विधानसभा में विधायी और वित्तीय कामकाज, इसकी जानकारी विधायक गणों को दी गई। साथ ही विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की क्या भूमिका, जो मनोहर लाल जी ने एक विषय जो रखा है कि एक मंत्री की क्या भूमिका होती है विधायी कार्यों के अंदर, और उसके साथ साथ नीवा के ऊपर एक सत्र रहा और एक संसदीय विशेषाधिकार, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा विषय है जो एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसके ऊपर एक लंबी चर्चा लोकसभा के अधिकारियों द्वारा और साथ ही साथ जो एक सीनियर उस समय में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, एक लंबी चर्चा इसके ऊपर भी हुई है। और साथ ही साथ ऐसे सभी डिग्निटरीज जिन्होंने इस सेशन में आकर अपना संबोधन दिया, उन्होंने अपने एक लंबे अनुभव जो है वो साझा किए हैं सभी सदस्यगणों के साथ। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी जो विषयों के ऊपर जो ये चर्चा हुई है, इसका लाभ मिलेगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षण ये एक ऐसा विषय है जो कभी भी औपचारिकता नहीं हो सकता। प्रशिक्षण एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्य कर रहा है या वो किसी भी आयु वर्ग का है, ये एक ऐसा विषय है कि जिसको समय समय पर खुद को अपडेट करने के लिए, समय समय पर अपने विषय की पूरी जानकारी लेने के लिए और अपनी स्किल्स को और हम ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी कार्यकुशलता को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस नाते से एक सतत प्रक्रिया हम आने वाले समय में इसको बनाएंगे। और लगातार अलग अलग समय पर, चाहे छोटे सेशंस हों या किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर हो, हमारा ये प्रयास रहेगा कि सदस्यगणों को हम अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर अपडेट भी करते रहेंगे ताकि उनकी जानकारी भी बढ़े। और साथ ही साथ जो हमारे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका जो 2 दिवसीय सेशन हमने रखा था, ये भी प्रक्रिया हम लगातार जारी रखेंगे। इसके लिए मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी चर्चा की है और हमारी हरियाणा की जो एक संस्था है हिप्पा, हम दोनों को इन्वॉल्व करके लगातार हम शॉर्ट कोर्सेज उस तरीके से भी हम आने वाले समय के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो एक लोकतंत्र के अंदर, जो हमारी शासकीय जो एक ये व्यवस्था है, इसके अंदर विधायिका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि विधायिका के माध्यम से हम पार्लियामेंट के अंदर, हम सभी विधानमंडलों के अंदर न केवल कानून निर्माण करने का काम करते हैं, बल्कि उनका संशोधन और साथ ही साथ ऐसे सभी विषय जो प्रदेश भर के, देश के, वो सभी विषयों की चर्चा यहाँ पर होती है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि 40 नए सदस्य 15वीं विधानसभा के अंदर चुनकर आए हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर सदस्य की रुचि विधायिका की तरफ बढ़े, हर सदस्य गंभीरता से विषयों का अध्ययन करे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी चुनकर आए हुए सदस्य, जो नए सदस्य विशेष रूप से, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर दिखाया है। और बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो लगातार 2 दिन इस सेशन के अंदर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव, वो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शादियों का एक बहुत भारी सीज़न 14 और 15 तारीख को था, परंतु उसके बाद भी बड़ी संख्या में सदस्यगणों ने इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है। और मैं समझता हूं कि जितने गंभीरता से सदस्य इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही न्याय न केवल एक जनप्रतिनिधि के नाते वो अपना कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ एक जो प्रदेश के विषयों को लेकर, कानून निर्माण को लेकर एक न्याय हम लोगों के साथ कर पाएंगे। क्योंकि विधायिका जितनी प्रभावी होगी, उतना ही एक राष्ट्र निर्माण, प्रदेश की प्रगति, लोगों की भलाई के कार्य, इनका कहीं ना कहीं एक बेस जो है वो विधानमंडल है, और यहीं से कार्यपालिका को भी एक दिशा मिलती है। तो मैं आज आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
आप सभी ने समय निकाला, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं जो हमने बनाई हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय पिछले समय में निकाला है और पिछले महीने जो पटना के अंदर हमारी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई है, उसके अंदर भी इस विषय को माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। वन नेशन वन लेजिस्लेशन, एक राष्ट्र एक विधायिका, उस पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण जिसका काम शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट और हमारे देश के सभी विधानमंडल वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। हर राज्य को किसी भी राज्य की जानकारी, हरियाणा असम की जानकारी ले सकता है, असम तमिलनाडु की जानकारी ले सकता है और किसी भी विधानमंडल के अंदर कोई भी अच्छी प्रैक्टिस जो देश के किसी भी स्टेट के अंदर जिसको शुरू किया है उसको बाकी स्टेट्स भी फॉलो कर सके, उस नाते से इस प्रकार की एक जानकारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए एआई बेस्ड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे हर टॉपिक को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लेके आए, हर जानकारी को उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम लेकर आए, कैसे हमारे जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी स्पीचेस हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके जो भी उन्होंने समय समय पर अलग अलग विधानमंडलों में पार्लियामेंट के अंदर जो भी उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है, वो सब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हों, ताकि नए चुनकर आए हुए सदस्य भी या अन्य सदस्य भी जिस विषय को खोजना चाहते हैं वो सब उसके ऊपर उपलब्ध होंगे। इसके ऊपर पार्लियामेंट ने काम शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के अंदर भी हमने पिछले दिनों में एक प्रेजेंटेशन इस विषय की रखी थी और हम भी पार्लियामेंट को फॉलो करते हुए हम आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बनाना, उनको मजबूत बनाना, ये भी जो पटना कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके अंदर एक जो योजना बनी है कि हर राज्य के अंदर हम अपनी जितनी भी नीचे की विधायी संस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर हमारी पंचायती राज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर हमारी अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, या ये विधायिका की और ज़्यादा जानकारी आम जन तक पहुँचे, हम स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और हम ये योजना बनाएंगे कि आने वाले समय में हम लोकसभा के सहयोग से हरियाणा विधानसभा, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे सम्मेलनों का भी आयोजन, इसकी भी शुरुआत हम भविष्य में करेंगे ताकि एक विधायिका की जानकारी आम जन तक ये पहुंच सके। और साथ ही साथ रिसर्च को लेकर भी एक विषय है जो कि एक हमारे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये भी एक विषय रहेगा। और कुल मिलाकर ये सारे इस एक्सरसाइज का जो मूल में जो है वो है कि सदस्यों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और सदस्य गंभीरता से इस विषय पर आगे बढ़ते हुए एक सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो, ताकि उस सार्थक चर्चा के अंदर से जितनी भी एक समस्याएं हैं, हर एक क्षेत्र की बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी एक अच्छी चर्चा होकर सरकार को एक समाधान विधानमंडलों के माध्यम से जाए ताकि सरकार भी उसके ऊपर आगे काम कर सके। ऐसा प्रयास हमारा भविष्य में रहेगा कि विधायिका और प्रभावी हो, हमारी कमेटीज़ की वर्किंग और बेहतर हो। इस दिशा में मिलकर हम आगे बढ़ें। आप सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न या आप जो भी बात रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ उसमें जितने नए विचार, नए सुझाव आए, उसके अनुसार कोई योजना अपना कंसोलिडेटेड फॉर्म में बनाई? बिल्कुल ही देखिए, इस प्रबोधन कार्यक्रम में जितने विषयों पर चर्चा हुई है वो एक ऐसे विषय हैं जो कि एक आने वाले समय में वो अध्ययन का भी विषय है सभी सदस्यगणों के लिए। और उसके साथ साथ जो और भी कुछ सजेशंस आए हैं, क्योंकि इसमें ना केवल जो बाहर से आए हुए एक्सपर्ट्स थे या हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, इसके अंदर हमारे हरियाणा के बहुत सारे वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी बात रखी है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं उल्लेख करूं, भारत भूषण बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा जी,
श्रीमती गीता बुक्कल जी, और उनके साथ साथ एक ऐसे सुझाव भी जो बीच में आए हैं उनके भी निश्चित रूप से हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी ये विषय हैं कुल मिलाकर उद्देश्य सभी का एक है कि विधायिका और अधिक प्रभावी कैसे हो और विधान मंडलों के माध्यम से हम विकसित भारत के एक जो संकल्प को लेकर आज सारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें हम अपना एक अच्छा योगदान कैसे सुनिश्चित करें। स्पीकर साहब, इसमें जब आपकी चर्चा चल रही थी अंदर, जब हम मीडिया में नहीं लोग बैठे थे तब भी, और जब सेशन जब चलता है तब भी ये बात, क्योंकि अभी 3 सेशन से आप देखने लगातार 3 विधानसभा से सदस्य जब भी कोई बोलने का टाइम फ्रेम करते हैं, स्पीकर साहब तय करते हैं कितना टाइम फ्रेम होगा, जितना भी सरकार कार्य देती है कि इतना भी हम कार्य करने देते हैं, तो एक डिमांड सबकी रहती है कि ये समय कम है। समय स्पीकर साहब की तरफ से सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट इतना भी तय होता है, तो ये डिमांड इस बार भी आई है इस कार्यक्रम पर, प्रबोधन कार्यक्रम के बीच में भी है, और फिर आपने कहा भी हम इसके ऊपर प्रयास करेंगे कि लंबा हमारी विधानसभा चले, क्योंकि सरकार हमेशा जितने भी स्पीकर रहे हैं वो ये बताते रहे हैं कि सरकार का कार्य इतना हमारे पास भेजा है, तो इसको कैसे कोऑपरेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे सरकार के साथ, आप बातचीत करेंगे लंबा चले, क्योंकि सरकार कार्य देती है। देखिए, वास्तव में सदन लंबा चलना चाहिए, पर लंबा चलने के साथ साथ सदन में चर्चा सार्थक हो वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने सभी माननीय सदस्यगणों से ये बात कही है कि वो अपने विषय का अध्ययन करके आएँ, और बात रखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, चाहे वो गवर्नर एड्रेस के ऊपर है, चाहे वो बजट पे चर्चा की बात है, चाहे वो मोशंस मूव करके उसके ऊपर अपनी बात रखी जा सकती है, चाहे प्रश्न के माध्यम से सदस्य अपना विषय रख सकते हैं, चाहे 0 आवर के अंदर भी विषय रखने का उनको मौका मिलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एक डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से माननीय सदस्य अपनी बात को आगे रख सकते हैं, परंतु जिस विषय पर चर्चा हो, चर्चा उस विषय तक रहनी चाहिए। क्योंकि जब हम सप्लीमेंट्री के ऊपर चर्चा करते हैं, बजट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सप्लीमेंट्री में किस डिमांड के ऊपर सदस्य बोलना चाहे, अगर वो उस विषय के ऊपर अपनी बात रखेगा तो कम समय में वो एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो ये बात मैंने सभी सदस्यगणों को भी कही है कि समय की बिल्कुल कमी नहीं होगी, परंतु सार्थक चर्चा हो, विषय पर चर्चा हो। चर्चा लंबी होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चर्चा सार्थक हो। एक और ये जो कार्यक्रम में ये बात बड़ी आई कि विधायिका मजबूत होगी तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रहेगा। ये समय समय पर देखने में आया कि टकराव जैसा रहता है। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या विधायिका को न्यायपालिका या कार्यपालिका से किसी तरह की चुनौती है? देखिए, एक संविधान ने जो एक व्यवस्था बनाई है, हमारी शासन तंत्र की जो 3 शाखाएं हैं, कोई टकराव का विषय नहीं है। संविधान ने सबको उनका रोल, उनकी सीमाएं वो सारी तय हैं। चाहे वो विधायिका है, विधायिका का अपना रोल है, कार्यपालिका का अपना रोल है, न्यायपालिका का अपना रोल है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान ने हमारे देश में जो दी हुई है, इसमें कहीं टकराव का कोई विषय नहीं है, बल्कि एक अच्छे तालमेल का विषय है। क्योंकि विधायिका कानून बनाती है, नीति निर्धारण होते हैं, और विधानमंडलों के अंदर पूरे प्रदेश की प्रगति को लेकर चर्चा होती है, लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा होती है। उस चर्चा में से समाधान निकलता है। इसलिए बात वहीं आएगी कि जितनी सार्थक चर्चा होगी, जितनी विषय पर चर्चा होगी, तो उसका समाधान भी निकलेगा। और जब समाधान निकलेगा, वो एक काम मिलेगा सरकार को, कार्यपालिका को, चाहे उसके अंदर हमारी सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे हमारे अधिकारी हैं, और उसके ऊपर जब वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का भला भी होगा, लोगों को न्याय भी मिलेगा। हम विधायिका के नाते ये प्रयास करेंगे कि हमारे माननीय सभी सदस्यगण एक स्तर से ऊपर उठकर चर्चा में भाग लें, और आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि हम समूहों के अंदर भी बैठ के करें। क्योंकि आज किसी भी विधायक के लिए विषय केवल उनकी विधानसभा नहीं है। ये सही है कि विधानसभा एक इकाई है जहाँ से वोट के माध्यम से उनको चुनकर एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है, परंतु जब भी एक सदस्य विधानमंडल के अंदर जब वो आते हैं
तो उसके बाद पूरा प्रदेश देखना होता है, उसके बाद प्रदेश की प्रगति की तरफ ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हमें जो हमारी भविष्य की चुनौतियां हैं, चाहे वो नशे के खिलाफ लड़ने की बात है जिसके अंदर पूरे समाज को आज मिलकर इस विषय पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे आज पर्यावरण की बात है, आज ग्लोबल वार्मिंग ये एक ऐसा विषय है कि जिसको आज हम पूरी दुनिया आज इसके एक प्रभाव के अंदर आज आ रही है और एक बड़ी दिक्कत हमें आने वाले भविष्य के अंदर। तो ये सारे चर्चा के विषय हैं और ये सब बातें तभी संभव हैं जब हर जनप्रतिनिधि हर विषय के ऊपर गंभीरता से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सदन के अंदर हमें एक जमात के नाते आगे काम करना चाहिए, प्रदेश के भविष्य के लिए हमें काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम आने वाले समय में प्रदेश को और आगे बढ़ाने में सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे। आप विधायकों की ओर से सजेशन रखे गए, कौन से किस तरीके की बातें जो है उनकी ओर से इस प्रबोधन कार्यक्रम में रखी गई? देखिए, सुझाव हर टॉपिक से संबंधित आए हैं और उसका वहीं पर चर्चा भी हुई है। 8 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा हुई है और हर टॉपिक पे कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी है जो वहीं पर उनका जवाब भी एक्सपर्ट्स द्वारा दिया गया। स्पीकर साहब, एक जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, लगातार ये प्रबोधन कार्यक्रम भी कर रहे हैं, नए विधानसभा भवन को लेकर के क्या प्रोग्रेस है? देखिए, ये विषय पहले भी आया था। सर एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जी था जी आपका। जी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट लॉट इन लिeu ऑफ लॉ, वी वांट टू टेक मनी, तो उससे अब आप लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे? देखिए, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले ये होते हैं, नियम कानून के तहत जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज विषय है कि हरियाणा को अपना एक नया विधानसभा बनाना है, ये विषय है। उसके लिए हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़मीन की डिमांड की है और वो ज़मीन की उपलब्धता की बेसिस पर होगी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, सरकार को, केंद्र सरकार को और यूटी को उसके ऊपर फैसला लेना है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन होगी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है और एक नई विधानसभा बनाने का हमारा प्रस्ताव भी है और निश्चित रूप से एक अच्छा विधान भवन हम बनाने का काम करेंगे जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी, लेटेस्ट उसके अंदर सभी सुविधाएं होंगी, सभी कमेटीज़ के लिए उसके अंदर ऑफिसेज होंगे, मिनिस्टर्स के ऑफिसेज होंगे, ऐसी सभी सुविधाएं उसके अंदर होंगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक इससे हटके है क्वेश्चन कि ये जो यूएसए से रिपोर्ट आ रहे हैं नोटिस, हरियाणा में काफी हैं, आज भी आए हैं, तो ऑपोजिशन ये अपने उठा रही है उनकी, इनको गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियों में लेके आ रहे हैं वहां से, एयरपोर्ट से, तो ये बड़ा उनको प्रेशर है, इसमें क्या कहेंगे, और उनको हथकड़ियों में ला रहे हैं। देखिए, ये विषय जो है वो सरकार अपने लेवल पे वो टेकअप करती है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर पिछले दिनों में बात की है। सर एक सवाल आपसे सर, अमूमन जो विधायक उनके अधिकारियों को लेकर कुछ ग्रीवेंस रहती है कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते, अभी तक कितने के विधायकों ने कोई आपको शिकायत भेजी है, कमेटी के पास भेजे कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते, कितने विधायक? और इसी में सवाल है सर, खासतौर से विपक्ष के विधायकों में काफी वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो अधिकारियों को भड़काते नजर आते हैं, इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे जनप्रतिनिधि है या सरकार या अधिकारी है, हम सबको एज अ टीम काम करना है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं टकराव की कोई बात नहीं होती। इक्का दुक्का इस तरह की कभी कोई बात आती है तो विधानसभा में उसका प्रावधान है। अगर कोई सीरियस कोई इस प्रकार का इशू आता है तो उसको प्रिविलेज कमेटी या प्रोटोकॉल कमेटी को उसको रेफ़र किया जाता है और उसके बाद उसका संज्ञान भी लिया जाता है। पर मुझे लगता है कि कुछ घटनाओं को जनरलाइज हम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हमें एक टीम की तरह काम करना है और बहुत ज़्यादा इस तरह की दिक्कत नहीं होती। सर आपने एआई का जिक्र किया, जी। एआई को कैसे आप विधानसभा में कैसे कार्य होगा, उसके लिए क्या अलग से कोई सेशन होगा, विधायकों को एआई के बारे में कोई जानकारी दी जाएगी? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जो हम अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हुए भी या काम करते हुए हमें आभास होता है कि आज एआई का महत्व कितना बड़ा है। आज हम टाइप करते हैं तो अगला शब्द पहले ही आ जाता है कि क्या क्या संभावित शब्द हैं। तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी हम इसके अंदर जानकारियाँ जो लेकर आएंगे एआई के माध्यम से, अगर कोई शब्द टाइप किया, कोई विषय टाइप किया, तो अगर वो शब्द एग्जैक्टली नहीं है
तो उससे संबंधित वो विषय जो है उसके अंदर आ जाएगा, उससे संबंधित वीडियो है, उससे संबंधित बाकी मटेरियल है, वो उस पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसका अगर सही इस्तेमाल हो तो वास्तव में ये बहुत फ्रूटफुल है। स्पीकर साहब, पिछले सत्रों में सर देखा गया कि ऑफिशियल्स द्वारा जो है गलत आंसर किया जाता था, हालांकि एक्शन की बात कही गई। रिपीट करें। पिछले सत्रों में देखा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो है वो गलत आंसर देते थे, पटल पे रखते थे गलत आंसर। हालांकि बोला भी गया था कि हम जो है इस पे एक्शन लेंगे, हालांकि अभी तक कोई कंक्रीट इसका नहीं हुआ। आगे चल के ऑफिशियल्स आंसर गलत ना दे, इसके लिए सर आप क्या स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे? देखिए दूसरी बात ये है कि इस बोर्ड की जो है ट्रेनिंग सेशन एमएलए के लिए लाया गया था, लेकिन अब कभी कभी ये देखा जाता है कि जीरो सेशन होता ही नहीं, या होता भी है तो कंटेन कर दिया जाता है। यू वांट कि एमएलएस टू कम फॉरवर्ड और रेज करे इश्यूज को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लेकिन अब 0 आवर में आप उनको टाइम ही नहीं दीजिएगा, या क्वेश्चन आवर में आप लॉटरी सिस्टम के थ्रू कीजिएगा। कॉल अटेंशन मोशन में ये देखा गया कि 56 इश्यूज को रेज किया गया, ओनली 1 or 2 इश्यूज वर डिस्कस्ड। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 0 आवर केवल एक माध्यम नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात रखने के लिए, अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस, चाहे वो मोशंस की बात है, चाहे क्वेश्चंस की बात है, चाहे वो 0 आवर की बात है, चाहे वो सप्लीमेंट्री के ऊपर अपनी बात रखने की बात है, चाहे बजट पे चर्चा करने की बात है, या माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करने की बात है। तो बहुत सारे माध्यम हैं सदस्य को अपनी बात रखने का, और हर विषय एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है। और ट्रेनिंग सेशन का ये भी एक हेतु है कि बारीकियों की जानकारी सदस्यों को हो कि हमें क्या विषय रखना है और उसको आगे बढ़ाने का हमारे पास कौन सा डिवाइस, कौन सा मेथड, कौन सा तरीका। तो ये ट्रेनिंग का एक हेतु भी है। और मैं समझता हूँ कि जितना अध्ययन सदस्यगण करेंगे उनको बहुत आसानी होगी, वो आसानी से अपनी बात को रख पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसकी पूरी जानकारी उनको भी हो। और यही हमारी कोशिश भी है कि हमारी विधानसभा का पूरा स्टाफ और अधिकारी जो कि ट्रेंड हैं और ट्रेंड वो हों और उनको विषय की जानकारी हो, ताकि किसी भी सदस्य को अगर कहीं पर असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ, हमारे अधिकारी उनको एक सही राय, सटीक राय दे सके और सही जानकारी दे सके। स्पीकर साहब, ये प्रशिक्षण इसमें विधायकों ने कितनी रुचि दिखाई? 40 नए विधायक हैं सर, और सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों की रुचि कितनी नजर आई? क्योंकि सर हमने आखिरी सत्र देखा, आखिरी सत्र में तो 30% सदस्य थे सर। देखिए बहुत अच्छी रुचि सबने दिखाई है, और लगभग सभी सत्रों में जो अटेंडेंस थी वो 50% से लेकर 70-75% तक वो रही है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नंबर ये है। लास्ट का एक जो कंक्लूडिंग सेशन होता है उससे पहले लगभग सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके थे, और एक अच्छी रुचि सभी सदस्यगणों ने दिखाई है। और कुछ सदस्यों की आने की थोड़ी दिक्कत रही है, उनके परिवार के अंदर कोई कार्यक्रम के कारण से या कि कोई अन्य राजनीतिक कारणों से कोई, या किसी की कोई स्टेट से बाहर है, परंतु एक अच्छी उपस्थिति मैं इसको कहूँगा। और आने वाले समय में ये उपस्थिति और बढ़े, इसको हम इंश्योर करेंगे। स्पीकर साहब, जैसे आप AI 1 नेशन 1 कल पूछ लो, कुछ 1 लेजिस्लेशन का इशू चल रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे हम आ गए, नेवा के माध्यम से हम सभी दूसरे विधानसभाओं का पता चल रहा है। हमने पहले जब आपसे इंटरेक्शन होती से आपसे रिक्वेस्ट किया कि नेवा पे जो एमएलए हैं उनको तो इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि उनका पासवर्ड है, उनको देख है। अब मीडिया भी क्योंकि एक प्रकार से इसका हिस्सा है, हम सुनते हैं, वो बात लिखी होती है। डॉक्यूमेंट्स नीचे आपके नेवा पे तो आ गए हैं, लेकिन हमारे पास वो इंटरनेट के थ्रू जब आप अपलोड करेंगे तब आएंगे, तो उसमें देरी होती है। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसका कोई हल निकाला जाए। किस तरीके से हल निकालना वो आप बेहतर जानते थे। या तो हमें जैसे हिमाचल विधानसभा में, क्योंकि आप गए भी हैं, विधानसभा स्पीकर साहब भी आए आपके पास,
वहाँ पर मीडिया के, जहाँ पर मीडिया बैठा है वहाँ पर उनको ये एक्सेस देता है, जैसे वो नीचे एमएलए के पास है। एक तो वो एक्सेस है, दूसरा उनको एक पासवर्ड दिया गया है ताकि वो अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे जाके, अपने दफ्तर में जाके हर एक अखबार को, मीडिया के संस्थान मतलब चैनल्स को भी पासवर्ड दिया ताकि वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर एक्सेस हो सके। इसमें हमारे आप कैसे मदद कर सके हैं कि नीचे राज्यपाल का भाषण हो गया था, 15 मिनट तक हमारे पास वो अपलोड नहीं हो पाया था, हम उसको पढ़ नहीं पाए। ऐसे जैसे नीचे डॉक्यूमेंट हो, जब फिजिकली होता था हमारे पास आता था। इसका संबंध हम देखिए, हमारा एक प्रयास चला हुआ है और हम विधायी कार्य को और सुचारू रूप से ये आगे बढ़े, उस नाते से विधानसभा की व्यवस्थाओं को कहाँ कहाँ और कितना और इसमें सुधार लाया जा सकता है। पिछले वर्षों में बहुत सुधार हमने अपनी विधानसभा के अंदर देखा है, परंतु उन सुधार कार्यों को अभी हमें और आगे बढ़ाना है। और उस नाते से अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे विषयों पर हम काम कर रहे हैं, आपका विषय पहले भी आया, हम बहुत सारे राज्यों का कि उनकी प्रैक्टिसेस, उनके काम करने के तरीके, उनके चाहे आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं, दूसरी प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम स्टडी भी कर रहे हैं और उनको एग्जामिन करके जो जो हो सकेगा हम धीरे धीरे सभी विषयों को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। एक मेरा एक सवाल आपसे है, एक तो 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या पहले की तरफ की बार भी ब्रेक रहेगा? सेकंड, आपको एक लोकसभा की एक कमेटी का सदस्य बनाया गया है, उसके बारे में देखिए, जो 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा उसमें निश्चित रूप से हम कमेटीज़ का गठन करेंगे ताकि वो बजट के ऊपर अपना एक अध्ययन कर सकें, बजट की समीक्षा कर सकें डिपार्टमेंट वाइज, और उसमें सरकार को वो सुझाव दे सकें। और जहाँ तक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बात है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का, जिन्होंने हरियाणा को प्रतिनिधित्व दिया है, और जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो हर वर्ष होती है, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रस्ताव पारित करके बड़ी चर्चा करने के बाद जो प्रस्ताव पारित होते हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में फिर वो अडॉप्ट भी करते हैं, नए नए विषयों को आगे बढ़ाते भी हैं, उससे संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन खुद माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके 2 वाइस चेयरमैन हैं, जिसमें डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, और उसके अंदर 7 राज्यों के स्पीकर उसके अंदर होते हैं, उसमें हरियाणा को भी स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से उसमें जो भी जिम्मेवारी इस विषय में रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि वो जितने भी प्रस्ताव पारित होते हैं वो अलग अलग राज्यों में प्रभावी तरीके से आगे बढ़ें, तो उस नाते से उस जिम्मेवारी को हम आगे निभाएंगे। सर, ये जो बजट सत्र है सर, इसकी संभावित अवधि कितने दिन की हो सकती है और कब बीएसी की मीटिंग में ये तय कर लिया जाएगा, मीटिंग कब होगी? देखिए, बीएसी की मीटिंग में ये तय होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी सिटिंग्स पहले रहती थी उनसे हम सिटिंग्स कम ना हो, उससे बढ़ के हम सिटिंग्स करेंगे, और वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट का जो बिजनेस आता है वो लगभग जो है वो क्लियर होता है, बाकी बीएसी के अंदर उसको फाइनल हम करेंगे। सर, स्पीकर साहब, एक मेरा एक तो मीडिया की तरफ से था कि जो बजट आता है तो आमतौर पे कई बार लेट आता है, तो मीडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रिंट को खास तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक को भी होती है। तो अगर मॉर्निंग में ही शुरू हो जाए और लंच टाइम तक ये हो जाए, इस पर ही सुझाव है। और क्योंकि आप एक टेक्नोक्रेट भी हैं, तो इस बार का जो बजट आना है और पिछले जो बजट आए हैं, उस दृष्टिकोण से आप क्या नए कदम उठाने जा रहे हैं? दूसरा सर, जो 2 दिन का ट्रेनिंग पीरियड हुआ है, उसमें ज़्यादातर विधायकों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनकी सुनते ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्हें मान सम्मान कम मिलता है। तो इस बारे में इन फ्यूचर आप क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं? देखिए, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। एक आध कोई भी इस तरह का कोई विषय आता है, उसका अगर वो वास्तव में गंभीर है, तथ्यों के आधार पर है, उसका कोई प्रूफ है, तो उसके लिए हमारे पास जो हमारी एक कमेटी होती है उसमें वो केस रेफर होता है। तो इसको मैं दोहराऊंगा कि इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हर जनप्रतिनिधि बहुत सम्मानीय है, उनका सम्मान सब करते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसको हम एक बहुत बड़ा बना के बार बार उस विषय को आगे लेकर आएँ। और उसके अलावा मुझे लगता है कि और कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ है? बजट के बारे में पूछ रहा भाई, किस तरह से कैसे आप नहीं, बजट के ऊपर हम पूरी चर्चा करवाएंगे, टाइमिंग का भी पूरी चर्चा कराएंगे, और आपने जो एक सुबह वाला जो है वो भी आपका सुझाव अच्छा है।
एक मेरा सवाल है व्यवस्था से जुड़ा हुआ, जो हाउस में अक्सर आता है पिछले ये जो एक साथी ने बात की थी कि अधिकारी गलत जानकारी देते हैं या अधिकारी बार बार आश्वासन दे देते हैं, क्योंकि हाउस में कोई आश्वासन दिया जाता है मतलब फ्लोर ऑफ हाउस उसके मायने होते हैं। ये भी बड़े सदस्यों की आई कि ये आश्वासन 1 साल पहले भी दिया था लेकिन काम नहीं हुआ। इस दिशा में क्योंकि अभी ये बजट सत्र आएगा तो आपका कुछ क्या प्रयास रहेंगे कि जो आश्वासन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस दिए जाएं वो कैसे समयबद्ध तरीके से पूरे हो पाए? देखिए, अभी विषय आया था कि कमेटीज़ की वर्किंग और प्रभावी होनी चाहिए, तो ये भी उससे जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि एक एश्योरेंस कमेटी एक होती है जो हाउस में जो सरकार द्वारा जितने भी इस प्रकार के एश्योरेंस दिए जाते हैं उसके ऊपर वो कमेटी काम करती है, और हमारा प्रयास रहेगा कि वो कमेटी जो है और इफेक्टिवली वो काम करे। ये जो अधिकारियों वाली बात कैन जनरलाइज ना किया जाए, आपने दोनों बात के आंसर में ये कहा, तो इसका मतलब क्या जो आकलन दिख रहा है आपकी बात से कि कोई एक आध घटना हुई होगी, अलग बात है, पूरे प्रदेश के अधिकारी विधायकों को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। देखिए, मान सम्मान ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और अगर कोई सदस्यों को मान सम्मान ना दे तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाता है, लिया जाएगा, और मैं समझता हूं कि एज अ टीम ही हमको काम करना है, और ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारियों की बात है, ये आचरण की बात है, ये आचरण की रिफ्लेक्शन और जगहों पे भी आती है, तो इसको हम केवल एक जगह से जोड़ के ना करें। स्पीकर साहब इधर हाथ खड़ा करें। सर, जिस तरीके से अभी मौजूदा समय में जो पहले भी सत्र हुए हैं, बिना नेता प्रतिपक्ष के ये कहा जाता है कि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? सामने नेता विपक्ष नहीं होते, क्योंकि प्रमुख तौर पर अगर हम देखते हैं विधानसभा के अंदर सदन के नेता विपक्ष ये होते हैं, तो आप कैसा उसको देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति वो संबंधित दल को करनी है, वो उनका कार्य है, परंतु जो पिछला सत्र भी था उसके अंदर हमारे विधानसभा के अंदर विपक्ष के बहुत सीनियर सदस्य हैं और समय समय पर विपक्ष की भूमिका को वो निभाते हैं, पूरी चर्चा के अंदर वो हिस्सा लेते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी को जयंती है, उस पर आप अपनी तरफ से और अपनी विधानसभा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, छत्रपति शिवाजी का आपने जिक्र किया, मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी महापुरुष हैं जिनके कारण से आज हम यहाँ पर हैं, उन सब के विचारों के ऊपर हम सबको चलना चाहिए। विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के अंदर वो संस्कार हों, युवा पीढ़ी के अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एक प्रेम की भावना हो, अपने दायित्व के प्रति उनके अंदर गंभीरता हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छे नागरिक के नाते सभी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएं। स्पीकर साहब, कॉलिंग अटेंशन मोशन को लेकर विपक्ष के विधायक जो है वो अक्सर सवाल उठाते हैं कि प्रदेश के अंदर जो एक्टिव मुद्दे हैं उनको जो है वो मंजूर नहीं किया गया, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री का आपने जिक्र किया कि सप्लीमेंट्री में उनको ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो आप खुद ही कहते हैं कि जब सप्लीमेंट्री में ऐड ऑन कर दिया जाता है तो मुद्दे से भटक जाते हैं। तो इस तरीके से उनके जो आलोचना करते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो भी नहीं पूछने दिए जा रहे, साथ ही साथ कॉलिंग अटेंशन मोशन को भी मंजूर जो है वो नहीं किया जा रहा, उन्हें इवन सप्लीमेंट्री में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जब सप्लीमेंट्री का सवाल पूछने जाते हैं तो उनको समय ना होने की वजह से बैठा दिया जाता है। देखिए, ये सभी चीज़ें नियमों के तहत चलती हैं, और नियमों के अंदर कहाँ पर नोटिस पढ़ा जाएगा, कहाँ नोटिस के कितने सप्लीमेंट्री होंगे, कहाँ नोटिस का जवाब दिया जाएगा। बहुत प्रस्ताव ऐसे हैं जिसके अंदर केवल बात रखनी होती है, उसके अंदर जवाब भी नहीं होता। तो ये अलग अलग नोटिस की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पहला सत्र जो हमारा 5 दिन का था उसके अंदर भी हमने सभी को मौका दिया, और जितने ये प्रस्ताव हम एडमिट कर सके हमने वो भी किए, और भविष्य में भी मैं विपक्ष के सभी साथियों को भी ये आश्वासन देता हूँ कि किसी को भी अपनी बात रखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। जी, कोई और? हमारा तो